मैं वहीद अंसारी, रहबर टाइम्स में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 20 नवंबर को विधानसभा चुनाव होने हैं और ऐसे में जैसे जैसे तारीखें नज़दीक आती जा रही हैं और ये जो उम्मीदवार हैं वो गली गली नुक्कड़ नुक्कड़ सभाएं ले रहे हैं, लोगों से मुलाकात कर रहे हैं और प्रचार सभाएं शुरू हैं। इस बीच मुमरा की अगर हम बात करते हैं तो मुमरा में 3 ऐसे चेहरे हैं जो चर्चा में हैं। सैफ पठान जो एमआईएम से उम्मीदवार हैं। सैफ पठान एक ऐसा नाम है जिन्होंने पिछले कई सालों से मुमरा के सुलगते हुए मुद्दों को उठाकर उजागर करते हैं और उन्हें हल करने के लिए धरना प्रदर्शन भी करते चले आए हैं और यही वजह है कि मुमरा के लोग भी उन्हें अच्छी तरह से भली भांति जानते भी हैं और उनसे प्यार भी करते हैं। और दूसरे 2 बड़े चेहरे, जो एक तो 15 साल के यहाँ पर विधायक हैं, सिटिंग एमएलए जितेंद्र अवाड़ हैं, और उन्हीं के साथ में रहने वाले, कभी कंधे से कंधा मिला के चलने वाले नजीब मुल्ला, जो आज अजीत दादा पवार गुट से हैं और जो अवाड़ साहब हैं वो शरद पवार गुट से हैं। इन दोनों के बीच में कांटे की टक्कर चल रही है। अगर हम रैली की बात करें, सभाओं की बात करें या फिर कॉर्नर्स मीटिंग की बात करें, जहाँ जहाँ इनकी सभाएं होती हैं, जितेंद्र अवाड़ को जितना प्यार मिलता है, जितना जनता का सपोर्ट मिलता है, उससे उतना ही सपोर्ट जो है कहीं ना कहीं नजीब मुल्ला को भी मिलता नज़र आ रहा है। ये दोनों के बीच में कांटे की टक्कर है और दोनों ही पार्टी के लोग अपने अपने कैंडिडेट को जिताने की और जीतने की दावे कर रहे हैं कि उनका कैंडिडेट जीतता नजर आ रहा है। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर हम आज बात करने जा रहे हैं राजू अंसारी साहब से। राजू अंसारी ये वो शख्सियत है कि जिस उम्र में नौजवान खेल के मैदान में क्रिकेट या कबड्डी, खो खो या फुटबॉल खेलते नजर आते हैं, उस उम्र से इन्होंने सियासी मैदान में लंगोट कस ली थी सियासत की और सियासत के अखाड़े में उतर चुके थे। इसलिए इनकी जो नॉलेज है वो काफ़ी हद तक सियासी मामले में काफ़ी नॉलेज रखते हैं, काफ़ी जानकारी रखते हैं। कहने को तो ये इनके घराने से नगर सेवक के इलेक्शन लड़े जाते हैं, कई इलेक्शन जीत चुके हैं, लेकिन इनकी जो सूझबूझ और जो राजनीतिक इनकी जो पकड़ है वो किसी विधायक की से कम नहीं। और यही वजह है कि जो यहाँ के सिटिंग एमएलए हैं, विधायक साहब हैं, उनकी आंखों में चुभते रहे एक तिनका बनकर। तो हम उनसे ये भी जानेंगे कि किस तरीके से वो उनकी आंखों में छुपते रहे और उसकी क्या वजूहत है। इसके अलावा जो यहाँ के मुद्दे हैं उनकी बात करेंगे। तो हमारे साथ मौजूद है राजू अंसारी साहब। राजू अंसारी साहब, आपका हमारे चैनल रहबर टाइम्स में स्वागत है। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। सबसे पहले तो अंसारी साहब आपका बहुत बहुत मैं खैर मकदम करता हूँ कि आप मेरे तासुरात लेने के लिए मेरे ऑफिस में आए हैं और इस रहबर टाइम के माध्यम से मैं आपके सारे सवालों का सच्चा और बेबाकी से जवाब देने की कोशिश करूँगा। आपका पहला सवाल ये है कि यहाँ के जो लोकल आमदार हैं, पिछले 15 सालों से मुमरा कौसा की जो विधानसभा की सीट है, इस सीट पर वो यहाँ पर काबिज़ हैं और 15 साल से यहाँ पर लोग उन्हें जीता करके ला रहे हैं। और ऐसी क्या बात हुई कि जिसकी वजह से जो 2009 में जितेंद्र अवार्ड को लाने वाले राजू अंसारी साहब आज उनसे दूर हैं और उनके खिलाफ हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बता दूं कि पिछले 25 सालों से मेरे वालिद साहब और हमारी पूरे ख़ानदान की टीम इस नगर सेवक के इलेक्शन में जीतती आई है और लोगों के काम करते आई है। इसका सबसे बड़ा सबूत ये है कि हर इलेक्शन में हमें पिछले इलेक्शन से ज़्यादा वोट मिलते हैं और हम ज़्यादा बड़ी मार्जिन से जीतते हैं। और आज ये हाल है कि 2017 के इलेक्शन जब हुए तो हम मुमरा कौसा में सबसे हाईएस्ट मार्जिन से 3700 वोट से जीत करके आए। तो ये अपने आप में एक उपलब्धि है। आज नगर सेवक इलेक्शन को 100, 200, 500 वोट से नहीं जीतता है और हम 3700 वोट से जीतते हैं। इसका मतलब है कि हमारे इलाके की जो जनता है वो हमारे से खुश है, हमारे से संतुष्ट है और हमारे से उनका एक इमोशनल बॉन्ड जुड़ा हुआ है, उनसे हमारे एक जज्बाती रिश्ता जुड़ा हुआ है, जिसकी वजह से वो हमेशा हमारे साथ में खड़े रहते हैं, हमारे बातों पर लब्बैक कहते हैं और हमारी बातों को सुनते हैं और मानते हैं। रही बात अवार्ड साहब की, तो अवार्ड साहब का जब मैं 2009 में उनको यहाँ पर लाया था पहली मरतबा मुमरा के अंदर, तब उन्हें कोई जानता भी नहीं था, उनका नाम भी कोई नहीं जानते थे। तब मैंने उनको मुमरा कौशल में लाया था और हमारा ही तारुफ था। हमने ही पूरे मुमरा कौशल में उनका तारुफ करवाया, उनको उनकी सभाएँ लगाई, उनको लोगों से मीटिंग करवाई, सोसाइटी के चेयरमैन सेक्रेटरी से मीटिंग करवाई, इदारों से मीटिंग करवाई, मौलानाओं से मीटिंग करवाई, पंडितों से मीटिंग करवाई और बहुत सारे लोगों से हमने उनकी मीटिंग करवा के उनको बताया कि देखो एक सेकुलर आदमी है और ये अच्छा काम करेंगे। मगर जब हमने इनको इंट्रोड्यूस किया तो हमें ये उम्मीद थी कि ये शख्स जो है ये सेकुलरिज्म इसके दिल में होगा, मगर बाद में हमें ये पता चला कि सेकुलरिज्म का चोला पहना हुआ इसके अंदर भी खाकी चड्डी है। इसके अंदर की जो चड्डी है उसका रंग भी खाकी है और ये कहीं ना कहीं आरएसएस से जुड़े हुए इंसान है और इनका एक यहूदी एजेंडा है, इनका एक इल्यूमिनाटी एजेंडा है,
जिसके मातहत ये मुमरा कौसा की नस्ल को बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं। ये मुझे 2013-14 में पता चला और 2013-14 से आज 11 साल होने का है। 11 साल से मैं इनके खिलाफ हूँ, जिसका नतीजा मुझे ये भुगतना पड़ा है कि मेरे ऊपर तकरीबन 11 केस हो चुके हैं। मेरे भाइयों के ऊपर, मेरे घर की औरतों के ऊपर केस किया गया। मैं 2-4 मरतबा जेल गया, 2-4 मरतबा लॉकअप गया, मगर मैंने हार नहीं मानी, क्योंकि हम उस शख्स से, हमारा ईमान ये कहता है कि अल्लाह के सिवा हमारा कोई नुकसान और कोई फ़ायदा नहीं पहुंचा सकता है। तो ये कि हमें नुकसान पहुंचाएंगे और ये कि हमें डराएंगे, हम डरते सिर्फ और सिर्फ अल्लाह से हैं, किसी मखलूक से हम डरते नहीं हैं कभी भी। तो हमने इनके खिलाफ हमेशा एक खिलाफ की बात करने की कोशिश की, खिलाफ में हमको मुमरा कौसा के लोगों को बताने की कोशिश की कि एक बहरूपिया है, इससे बच के रहें, क्योंकि एक जो सामने से लड़ने वाला जो दुश्मन होता है जंग के अंदर, उसको तो हम झेल सकते हैं क्योंकि हमारे सामने, नज़रों के सामने हम उसको देख सकते हैं। मगर जो शख्स हमारे पीठ के ऊपर वार कर, हमारे पीठ के ऊपर खंजर घोपे, तो हम उससे कभी बच नहीं सकते। तो इससे बचने की ज़रूरत थी मुमरा कौसा के लोगों को, जिसकी वजह से हमने 2014 के अंदर उस वक्त के जो हमारे कैंडिडेट थे अशरफ मौलानी साहब, उनको लड़ाने की कोशिश की गई। यासीन कुरैशी साहब थे कांग्रेस से, उनको लड़ाने की कोशिश की, मगर मुमरा के लोगों ने विश्वास नहीं किया। फिर 2019 का इलेक्शन आया। इस 2019 के इलेक्शन में इन्होंने एमआईएम में कैंडिडेट वो गुंजन सेठ करके हैं, उनको खरीद लिया और ये समझे कि इलेक्शन खत्म हो गया। मगर मुमरा कौसा की जनता ने एक अबू अल्तमस फैजी साहब से जैसे एक शख्स को, जिनको मुमरा में उनका कोई बहुत बड़ा तारुफ नहीं था, बहुत अच्छे इंसान है माशाल्लाह वो, मगर इतने उनकी मतलब इतनी बड़ी उनकी पॉपुलैरिटी नहीं थी, उस शख्स को मुमरा कौसा के लोगों ने बिना कोई पैसा खर्चा किए उनको 30,520 वोट मिला। तो ये एक एंटी इनकम्बेंसी थी। मगर मैं आपको बता दूं कि दोनों इलेक्शन जो 2014 के लड़े गए या 2019 के इलेक्शन लगे, उस वक्त में शिवसेना, जिसके रूह रवां जो हैं वो उद्धव ठाकरे साहब थे, उद्धव ठाकरे साहब और शरद पवार साहब ने मिल करके इनके सामने हमेशा दोनों इलेक्शन में डम्मी कैंडिडेट दिया। तो इन्होंने सिर्फ अपना पहला ही इलेक्शन 2009 का है जो इन्होंने इलेक्शन लड़ा, उसके बाद में सिर्फ सेटिंग का इलेक्शन लड़ा गया। मगर जब 2024 का इलेक्शन आया और हमने तैयारी की कि हमारी तरफ से हमारा एक कैंडिडेट होना चाहिए और ढंग का कैंडिडेट होना चाहिए, तो हमने सबसे पहले हमारे इस 149 मुमरा कलवा विधानसभा सीट का हमने आंकलन लगाया कि यहाँ पे यहाँ पर वोट कितने हैं, किस जात और किस जमात के कितने ज़्यादा वोट हैं। तो हमें ये पता चला कि इस सीट के ऊपर 52% वोटर जो है वो मुसलमान हैं। तो हमें ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं इस सीट के ऊपर हमें मुसलमान को यहाँ पे लड़ाना चाहिए। तो हमने सबसे पहले इसके ऊपर बात की शरद पवार साहब से। हमने शरद पवार से कहा कि साहब यहाँ पर एक मुस्लिम कैंडिडेट दीजिए और रावत साहब कहीं और से लड़ा दीजिए, वैसे भी एंटी इनकम्बेंसी यहाँ से जीत नहीं पाएंगे। तो उन्होंने कहा नहीं, हम उसको वहीं से लड़ाएंगे। फिर हमने नजीमुल्ला साहब को तैयार किया और अजीत पवार साहब के पास गए और कहा कि अजीत पवार साहब, नजीमुल्ला साहब को इलेक्शन में लड़वाइए और हम उसको इंशाल्लाह जिताने की पूरी कोशिश करेंगे। और हमारे मुमरा कौसा के लोग और साथ में हमारे कलवा के जो हिंदू भाई हैं, उन लोगों ने हमारे साथ में लब्बैक कहा और साथ में आए और हमने उनकी टिकट लेकर आए और हम इलेक्शन लड़ रहे हैं। राजू भाई, आप हमेशा से कांग्रेस के साथ में रहे। कांग्रेस जो है वो एक सेकुलर पार्टी है जी। और आपने यही दावा किया है, लोगों ने आपसे सवाल भी किया, मुमरा वाले आज भी ये जानना चाहते हैं कि आपने हमेशा से ये कहते रहे हैं कि मैं कांग्रेसी था, कांग्रेसी हूँ और कांग्रेसी रहूँगा। लेकिन आज इंडिया अलायंस, जहाँ पर महाविकास आघाड़ी पूरे भारत में जिसकी चर्चा चल रही है, ऐसे वक्त में आपने उनका साथ छोड़कर, एक सेकुलर पार्टी को छोड़कर आप महायुति के साथ चले गए। इसकी क्या वजूहत है? लोगों के ये सवाल मन में उठ रहे हैं। सबसे पहले तो मैं आपको करेक्ट कर दूं कि ये इंडिया अलायंस का इलेक्शन नहीं है, ये महाविकास आघाड़ी का इलेक्शन है। इंडिया अलायंस का इलेक्शन लोकसभा में हुआ था और उसके नतीजे आपने देखे कि सारे मुसलमान जो है वो वन साइड इंडिया अलायंस को वोट दिया, जिसकी वजह से आज राहुल जी गांधी साहब को नेता प्रतिपक्ष यानी विरोधी पक्ष नेता का उनको कारभार मिला और वो वहाँ पर काम कर रहे हैं। रही बात कांग्रेस की, तो मेरे दादा जो है वो स्वतंत्रता सेनानी थे। मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से बता दूं कि मेरे दादा ने, हमारा जो इलाका है गोंडा डिस्ट्रिक्ट से कहते हैं, वहाँ पर एक श्रावस्ती पुलिस स्टेशन था। वहाँ पर 1942 के अंदर उन्होंने वहाँ पर क्रांतिकारी कुछ काम किए थे, जिसकी वजह से उन्हें पुलिस ढूंढ रही थी। उनका आज भी अरेस्ट वारंट वहाँ पर रखा हुआ है और वो उस वक्त में फरार थे। मगर जब आज़ादी का वक्त आया तो वापस अपने गाँव, अपने शहर में आए और उनके साथ में कई लोग थे, 10-12 क्रांतिकारी थे। 10-12 क्रांतिकारी को अंग्रेज़ की हुकूमत जो है, अंग्रेज़ की पुलिस जो है वो ढूंढ रही थी। तो उनका खून हमारे रगों में बह रहा है, जो हमेशा से कांग्रेस से रहे हैं। तो मैं आपको फिर से कह सकता हूँ कि मेरे रगों में भी कांग्रेस का ही खून बह रहा है। मगर कांग्रेसी होने से पहले मैं एक मुसलमान हूँ, तो मेरा ये फ़र्ज़ बनता है, मेरा ये इस्लामी फरीज़ा है कि पार्टी से ऊपर उठ करके जहाँ पर मेरे मज़हब की बात आएगी, जहाँ पर मेरे धर्म की बात आएगी, जहाँ पर मेरे धर्म के लोग की बात आएगी, तो उनके साथ में खड़े रहूँगा। तो नजीब मुल्ला मेरा एक
इस्लामी फरीज़ा है जिसका जिसका साथ में उनके साथ में खड़े रहकर ठीक है, दे रहा नजीब हूँ। मुल्ला एक इस्लामी फरीज़ा है, वो मुसलमान है, हम भी इस बात को मानते हैं। लेकिन आप जिस पार्टी के साथ हैं, उनकी विचारधारा आज पूरा भारत जानता है। लड़ाने की, तोड़ने की ये राजनीति चलते हैं और यही वजह थी कि जो महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र में 2 बड़ी पार्टियाँ 3 पार्टियाँ हुआ करती थी, कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस और शिवसेना। और बीजेपी 4 पार्टी हुआ करती थी। नहीं, लेकिन बीजेपी को कभी इन्होंने कबूल नहीं किया, महाराष्ट्र वालों ने। प्यार उनका इस समय शिवसेना से ही हाँ, मैं ये बोल रहा रहा और हूँ कांग्रेस से रहा। महाराष्ट्र कांग्रेस और शिवसेना ये 2 बड़ी पार्टियाँ महाराष्ट्र थी में भारत की। 4 बड़ी पार्टियां रही हैं, 2 नेशनल हैं और 2 स्टेट पार्टी थी। बीजेपी और कांग्रेस का हमेशा से महाराष्ट्र के अंदर एक टकराव रहा है जिसके अंदर हमेशा 50 से 60 सीट लेकर आते रहे हैं। लेकिन और बहुमत नहीं हासिल की उन्होंने। बहुमत नहीं हासिल की ना, मैं बता रहा हूँ आपको मैं कि इस देश के अंदर सबसे पहली हुकूमत कांग्रेस को छोड़ करके किसने बनाई आपको मालूम है क्या? शायद आप हिस्ट्री के बारे में नहीं जानते, आपको मैं बता दूं कि 1977 के अंदर जब वसंत दादा पाटिल साहब की कांग्रेस की सरकार थी और उस सरकार के अंदर दूसरी मर्तबा के आमदार थे शरद पवार साहब। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का जो मुख्य पार्टी थी जिसे जनता पार्टी कहते जी, हैं जी, उसके साथ में मिल करके कांग्रेस को सरकार गिराई थी और 1977 में बीजेपी के साथ में मिल करके आरएसएस संगठन के साथ में मिल करके शरद पवार साहब ने सरकार बनाई थी। तो आप ये कैसे सकते हैं कि शरद पवार साहब सेकुलर हैं? लेकिन उसके हाँ उसके ये आगे बात आगे भी बोल देता हूँ मैं कि आपने कहा कि आपकी पार्टी जो है वो कम्युनल है। मैं आपको बता दूं कि अजित पवार साहब 1991 से सांसद और एमएलए रहे हैं। 7 बार के एमएलए हैं, 60 बार के वो एमएलए हैं, 1 बार के वो एमपी हैं। आपने कभी सुना कि अजित पवार साहब ने कभी मुसलमानों के खिलाफ बात की हो या मुसलमानों के खिलाफ कोई षड्यंत्र रचा हो? आज इस 40 सालाना उनकी कैरियर के अंदर 10 मरतबा वो फाइनेंस मिनिस्टर रहे, वित्त मंत्री रहे और इस 10 साल की 10 बार की वित्त मंत्रियत के अंदर उन्होंने हमेशा से मुसलमानों के फ़ायदे के लिए और मुसलमानों की फलाह बहबूदी के लिए बजट रखा है। उसका उदाहरण आपको मैं देता हूँ कि अजित पवार साहब आज सिर्फ 61 सीट पर लड़ रहे हैं और इस 61 सीट के ऊपर उन्होंने 6 सीट यानी 10% सीट जो है वो मुसलमानों को दी। चाहे वो मालेगांव से आसिफ शेख को देना हो, चाहे बांद्रा ईस्ट से जिशान सिद्दीकी को देना हो, चाहे कोल्हापुर से हमारे हसन मुशर्रफ साहब को देना हो, चाहे वो अणुशक्ति नगर से सना मलिक को देना हो, चाहे वो गवंडी से नवाब मलिक को देना हो, चाहे हमारे कलवा मुमरा विधानसभा सीट से नजीब मुल्ला साहब को देना हो। तो 6 सीट 60 में से दी। अब मैं आपसे एक सवाल करता लेकिन हूँ, राजू भाई एक बात मैं और आपसे भी है, मैं सुनिए आपसे ना, मेरी बात एक तो पूरी कर लूँ जी, मेरी बात तो पूरी कर लूँ मैं आपसे एक सवाल करता हूँ कि जो सेक्युलरिज्म की बात कर रहे हैं और जो मुसलमानों के हक की बात कर रहे हैं, चाहे वो शरद पवार हो चाहे वो उद्धव ठाकरे हो, मैं कांग्रेस को नहीं बोलता हूँ, कांग्रेस ने 8 सीट दी है। मैं इन दोनों की बात करता हूँ, ये जो मुसलमानों की बात कर रहे हैं सेक्युलरिज्म का चोला पहन करके बैठे हैं, इन दोनों को 95 और 95 सीट मिली है इस महाविकास आघाड़ी के अंदर। कितनी सीटें उन्होंने मुसलमानों को दी बताइए मुझे, आप मालूम है आपको? नहीं मालूम है, बताता हूँ आपको मैं। उद्धव ठाकरे साहब ने सिर्फ 1 मुसलमान को दिया 95 में से, मतलब 1%। और शरद पवार साहब ने 2 सीट दी है, एक फहद को दी है जो एथिस्ट हो चुका है, जो मुसलमान नहीं है, उसने नास्तिकता को अपना लिया है, उसने इस्लाम धर्म को छोड़ चुका है। तो ऐसे मुनाफिकीन को उन्होंने टिकट दिया और आप मुसलमान का नाम ले रहे हैं। और दूसरा महबूब शेख करके सांगली से टिकट दी गई है जो जयंत पाटिल साहब का पीए है और वहाँ पर आपस में अंडरस्टैंडिंग करके डमी कैंडिडेट दिया गया। महबूब शेख को बाजू में से इस्लामपुर के बाजू का जो इलाका जहाँ से वहाँ के जो लोकल आमदार लड़ रहे हैं उनके सामने महबूब शेख को डमी कैंडिडेट दिया गया और उसके बदले में शिवसेना ने इनके सामने जयंत पाटिल साहब के सामने डमी कैंडिडेट दिया है। तो ये गिव एंड टेक पॉलिसी के माध्यम महबूब शेख को बलि का बकरा बनाया गया है। तो आप ये समझ सकते हैं कि किस तरीके से मुसलमानों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। मुसलमानों के वोट चाहिए इनको, मुसलमान के पीछे नारा लगाए, मुसलमान के पीछे झंडा लेकर के चले, मगर जब हिस्सेदारी की बात आएगी, जब हमारे नुमाइंदगी की बात आएगी तो ये हमको एक एक सीट देते हैं, वो भी हारने वाली सीट देते हैं। तो ये आपको सोचना पड़ेगा, मुसलमानों को सोचना पड़ेगा। मैं आपको इसके बाद में एक और बात बता देता हूँ मैं कि शायद आपको पता होगा कि 2014 में इस महायुति की सरकार बनी। उस वक्त में देवेंद्र फडणवीस साहब और उद्धव ठाकरे साहब ने मिल करके सरकार बनाई और उस सरकार के अंदर देवेंद्र फडणवीस साहब सीएम बने। मगर कहीं ना कहीं महीने भर के अंदर अंदर उनके अंदर आपस में अनबन हो गई और ऐसा लग रहा था कि सरकार ये गिर जाएगी। उद्धव ठाकरे साहब का थोड़ा सा उनसे चिढ़ जाना या उनसे दूर हो जाना और उनके एंटी बयान्स का देना, ऐसा लग रहा था कहीं ना कहीं ये सरकार गिरने वाली है। उस वक्त में शरद पवार साहब ने बिना शर्त के समर्थन का लेटर उस वक्त के गवर्नर को दिया था कि मैं देवेंद्र फडणवीस साहब की सरकार को गिरने नहीं दूंगा और मैं बाहर से बीजेपी का समर्थन करता हूं और बाहर से बीजेपी की सरकार को मैं अपनी तरफ से वोट देता हूं। तो क्या ये सेकुलर हुए? तो ये बात हमको और आपको सोचनी पड़ेगी। मुसलमानों का कोई दोस्त नहीं है, सब दुश्मन है। मुसलमानों के लिए कोई सोचता नहीं है, मुसलमानों को कभी कोई अपने साथ में खड़ा नहीं करना चाहता है, मुसलमानों को कोई अपना हक नहीं देना चाहता है, मुसलमानों को कोई असेंबली के अंदर नहीं ले जाना चाहता है। तो ऐसे वक्त में और ऐसे दौर के अंदर मैं आपको एक बात कहूँगा कि अगर
हमारी नुमाइंदगी कहीं अगर जीतती हो, किसी भी पार्टी से जीते, चाहे वो समाजवादी से जीते, चाहे वो एमआईएम से जीते, चाहे वो राष्ट्रवादी से जीते, चाहे वो कांग्रेस से जीते, चाहे वो शिवसेना से जीते, जहाँ भी मुस्लिम नुमाइंदगी जीतने की कगार पर है, मेरा मुसलमानों से हमेशा ये अनुरोध रहेगा, ये एक अपील रहेगी उनसे कि वो जाएं और जाकर के उस शख्स को जो वहाँ पे जीत सकता है मुसलमानों के अंदर, उसको जिता करके भेजें। मैं उसका एक उदाहरण आपको और देता हूँ कि सज्जाद नुमानी साहब ने जब एक उलेमा काउंसिल की मीटिंग ली और उस उलेमा काउंसिल की मीटिंग के बाद में उन्होंने एक लेटर लिखा, इस महाराष्ट्र की जो सबसे बड़े दिग्गज नेता है शरद पवार साहब, उनको उन्होंने लेटर लिखा। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र की 288 सीट के ऊपर मुसलमानों की आबादी तकरीबन 11.43% है, 11.43% है। उसके हिसाब से मुसलमान कम से कम 30 जगह पे लड़ना चाहिए, और ऐसी 26 सीटें हैं जहाँ मुसलमान 40% एंड अबव है। यहाँ पर अगर मुसलमान को सीट देंगे तो मुसलमान यहाँ से जीत करके आएगा। तो क्या उन्होंने गलत बात कही थी कि 26 सीट मांग रहे तो कोई गलत था? मगर दिया कितना इन लोगों ने? 2 सीट, 3 सीट। तो ये हमको सोचना पड़ेगा। अच्छा, मुमरा में आपको क्या लगता है कि बीजेपी का जो टैग लगा है और बार बार यही बात की जा रही है, पवार साहब ने ये कहा है कि ये जो लड़ाई है ये मुद्दों की लड़ाई नहीं है, इस बार का इलेक्शन मुद्दों का इलेक्शन नहीं है बल्कि विचारधारा का इलेक्शन है, तो इस बात को लेकर आप क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बता दूं, मैंने अभी जैसे आपसे कहा कि 2014 से लेकर 2019 तक शरद पवार साहब ने बाहर से समर्थन बीजेपी को दिया था। और एक आपको बात बता दूं मैं कि जब अजित पवार साहब ने जब इस महायुति के अंदर गठबंधन में साथ देने के लिए सबका साइन मांगी थी, तो सबसे पहले शख्स जितेंद्र आवाड साहब थे जिन्होंने साइन की थी। ये आपने शायद सुना भी होगा। अजित पवार साहब ने भरी सभा के अंदर ये कहा है, हाउस के अंदर ये कहा है कि जितेंद्र आवाड ने सबसे पहले साइन किया था। इसके ऊपर उसने कहा था कि मैं आपके साथ में आने को तैयार हूँ, और सारे आमदारों के साथ में 43 आमदारों ने साइन की थी, उसमें सबसे पहली साइन जितेंद्र आवाड साहब की थी। तो ये हमें सोचने की ज़रूरत है कि कौन कम्युनल है और कौन सेक्युलर है इस देश के अंदर। ये जो विचारधारा की लड़ाई आप कह रहे हैं, या जो आप कह रहे हैं कि ये मुद्दों का इलेक्शन नहीं है, मैं ये समझता हूँ को विचारधारा का इलेक्शन जो होता है वो लोकसभा का इलेक्शन होता है, जहाँ पर हमारे कानून बनते हैं, जहाँ पर हमारा संविधान बनता और बिगड़ता है। तो जब इंडिया अलायंस की बात आएगी तो हम इंडिया अलायंस के साथ में खड़े रहेंगे, मगर जहाँ पर महाराष्ट्र स्टेट की या किसी भी प्रांत की इलेक्शन की बात आएगी तो हम सबसे पहले हमारे मुसलमानियत को जिंदा करने की कोशिश करेंगे और हम मुसलमानों को वोट देने की कोशिश करेंगे। मुमरा में सबसे बड़ा मुद्दा जो है टोरेंट का है और इसी को लेकर बात भी करते हैं। हालांकि ये बात चल रही है तो वो ये कहते हैं कि ये मुद्दों की लड़ाई नहीं विचारधारा की है, फिर भी कहीं ना कहीं टोरेंट के मुद्दे पर बात की जाती है। जितेंद्र आवाड ने कहा है कि जब वो जीत कर आएंगे तो 200 यूनिट फ्री कर देंगे और जो टोरेंट की मनमानी है उस पर कहीं ना कहीं लगाम कसेंगे। जितने मीटर जो लगाए गए हैं उनको मीटर की जो रीडिंग ज़्यादा फास्ट आती है उन मीटर को भी वो चेंज कराएंगे। दूसरी तरफ नजीब मुल्ला ये कहते हैं कि हम जो है वो टोरेंट को पूरी तरह से भगा देंगे। तो नजीब मुल्ला का जो कहना है कि टोरेंट को पूरी तरह से भगा देंगे, तो इस बात में कितनी सच्चाई है? क्या ये जुमलेबाजी होगी? क्योंकि टोरेंट को भगाना मुश्किल है, क्योंकि 22 साल का कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है। तो कितनी सच्चाई रहेगी इस बात में कि अगर वो नजीब मुल्ला जीत कर आते हैं तो टोरेंट को मुमरा से भगा देंगे? सबसे पहले तो मैं आपको जितेंद्र आवाड साहब का सवाल देता हूँ। आपने कहा कि उन्होंने हर सभा के अंदर ये कहा है कि टोरेंट जो है उसको मैं यहाँ से, टोरेंट के अंदर जो मीटर की गलतियाँ हैं उसको मैं सही करूँगा। इसका मतलब है कि वो मानते हैं कि टोरेंट के अंदर गलतियाँ हैं। दूसरी चीज़ ये वो मानते हैं कि मुमरा कौसा के लोग टोरेंट से त्रस्त है, इसके लिए आज वो हर सभा के अंदर टोरेंट का नाम लेकर के बोल रहे हैं। दूसरी बात ये वो कह रहे हैं वो कि मेरी सरकार अगर आई तो मेरी सरकार आते ही मैं इस टोरेंट को यहाँ से खत्म कर दूंगा या भगा दूंगा या 200 यूनिट फ्री कर दूंगा। मुझे भगाने की बात नहीं, 200 यूनिट फ्री 200 यूनिट फ्री करने की बात कही मैं, चलो ठीक है। ये तो भगाने की बात तो नजीब मुल्ला कर, हाँ 200 यूनिट वो फ्री कर देंगे ऐसा वो बोल रहे हैं। मुझे एक बात बताइए, आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि महाविकास आघाड़ी की सरकार 26 नवंबर 2019 को बनी, जिसमें उद्धव ठाकरे साहब सीएम बने, बराबर है। बराबर। उसके 3 महीने के बाद में टोरेंट का टेंडर होकर के टेंडर दिया गया 20 फरवरी 2020 को। उस वक्त मंत्री कौन था मालूम है आपको? जितेंद्र आवाड साहब मंत्री थे, हाउसिंग एंड डेवलपमेंट मिनिस्टर थे। तो ये मुमरा कौसा के लोगों को एकदम बेवकूफ़ समझते हैं। 2.5 साल इनकी सरकार रही टोरेंट आने के बाद में। टोरेंट 20 फरवरी 2020 को आई और 30 मई 2022 तक की इनकी सरकार रही। 30 मई को एकनाथ शिंदे साहब ने जब बगावत की तो उसके बाद में सरकार की इनकी, तो 2.5 साल तो टोरेंट इनके राज्य में ही चली। तब इनको टोरेंट बड़ी अच्छी लग रही थी। इनकी बीवी कहती है कि नहीं टोरेंट बड़ी अच्छी, बड़ा अच्छा काम करती है। ये खुद कहते हैं कि टोरेंट आने से हमारा सर का हेडेक बहुत कम हो गया, मुझे केबल के लिए, ट्रांसफार्मर के लिए कहीं भागना नहीं पड़ता। इन्होंने अपने स्पीच के अंदर कहा कि मिनटों के अंदर ट्रांसफार्मर आकर के लग जाता है। तो ये कहना क्या चाहते हैं ये मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि जो शख्स 2.5 साल इतनी बड़ी मिनिस्ट्री, हाउसिंग एंड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री में रहा है, सीएम के साथ में घूमता रहा है। मैंने खुद देखा कई मरतबा कि सीएम के साथ में आ रहे हैं जा रहे हैं। तो क्या ये इनकी ताकत नहीं थी कि इसको कर लेते थे? एक चीज़ आपको मैं और बता दूं कि जब हाउस चलता है
तो हाउस के अंदर जो भी बातें की जाती है उसको मिनट्स के अंदर रिकॉर्ड किया जाता है। मालूम है आपको इस बात का? उस हाउस के अंदर देवेंद्र फडणवीस साहब कहते हैं कि मैं आश्चर्यचकित हूँ, मैं ताज्जुब में हूँ कि जितेंद्र आवाड ने टोरेंट को लाने की और प्राइवेट करने की मांगनी वहाँ के स्थानीय आमदार जितेंद्र आवाड साहब ने की थी। तो क्या ये मुमरा के लोगों को बेवकूफ़ समझते हैं? मांगनी तुम करो, यानी जख्म भी तुम ही दो, मरहम भी तुम ही दो। मैं आपको एक बात बोलता हूँ, ये बात हो गई जितेंद्र आवाड साहब की कि ये झूठ जो है पूरे मुमरा कौसा की जो 7-8 लाख की जनता है वो मान रही है और जान रही है। आज टोरेंट का हाल ये है कि आप जाकर के देखिए, लोग अपने कंगन, अपने कड़े और अपने जेवर बेच करके बिल भर रहे हैं। आज जो उनके घर का भाड़ा है वो 6,000 रुपया है अगर, तो 4,000 रुपये महीना भाड़ा उनको 4,000 रुपये उनको लाइट का बिल भरना पड़ रहा है। तो मुमरा कौसा बहुत गरीब बस्ती है, यहाँ पर उसको अफोर्ड नहीं कर सकते वो 4,000 का और 6,000 का बिल भर सकें। तो ये हमारे जज्बातों के साथ में खेल रहे हैं। मैं एक बात और बोलता हूँ जितेंद्र आवाड साहब के बारे मैं में। आपको एक बात करके वो कह दूं कि नजीब मुल्ला ने जिस तरह से कहा है, ये तो बताया कि मुमरा की जनता परेशान है और किस हाल में है। वो मैं तो उसको आऊँगा ना, मैं वापस मैं नजीबुल्ला साहब के पास आऊँगा। पहले मैं जितेंद्र आवाड साहब की बात पूरी कर लेता हूँ मैं, कि जितेंद्र आवाड साहब की पार्टी जो है उसका नाम है एनसीपी शरद पवार। आप मुझे एक बात बताइए, 2019 का जब इलेक्शन हुआ विधानसभा का, तो आपको मालूम है कि जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं वो कैश में पैसा नहीं देते, फंडिंग जो करते हैं पार्टियों को, उसका नाम है इलेक्टोरल बॉन्ड। इलेक्ट्रॉन इस इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए से पार्टियों को फंडिंग की जाती है। और इसी टोरेंट कंपनी के मालिक समीर मेहता और सुधीर मेहता ने 25 करोड़ रुपया शरद पवार साहब को इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए दिया। ये हमें मालूम है, ये तो जग जाहिर है। मगर कुछ चीज़ें जो अंदर की आपको बता दूं कि ये मिस्टर 10% ने उस वक्त में इस टोरेंट के टेंडर को लगाने के लिए तकरीबन 35 करोड़ रुपया लिया और 20 लाख रुपया महीना सालाना महाना इनको दिया जाता है। 60 पैसा पर यूनिट इनका कमीशन है। इनके जो राइट हैंड और लेफ्ट हैंड है, आज मुमरा कौशल के जितने भी केबल डालने का काम है, लाइट बिल बांटने का काम है, या फलाने दमा के जितने भी काम है, इन कामों का टेंडर कौन ले रहा है? उन्हीं के साथ के लोग ले रहे हैं। मैं आपको प्रूफ दे सकता हूँ कि एक वो हकीम शेख करके एक इलेक्ट्रीशियन है, जानते हैं आप उसको? वो शेख करके एक इलेक्ट्रीशियन है जो टोरेंट के अंदर टेंडर भर रहा है। वो हमारे एक दोस्त है खलील भाई, जो हमारे किफ़ायत भाई के ड्राइवर थे, उनका लड़का है। उसके पास इतना पैसा नहीं है कि वो 20 करोड़ 40 करोड़ का टेंडर ले सके, मगर उसके साथ में मिल करके कौन पैसा लगा रहा है और कौन पैसा कमा रहा है ये जग जाहिर है। तो ये लोगों को समझने की जरूरत है। अब रही बात नजीब मुल्ला साहब की, आपने कहा कि क्या इतना आसान है कि 20 साल का करार हुआ है टोरेंट के साथ में महाराष्ट्र सरकार का, तो ये करार हट सकता है कि, और ये करार हटा करके टोरेंट को यहाँ से हटाया जा सकता है क्या? तो मैं आपसे एक सवाल करता हूँ कि राज ठाकरे साहब ने हमारे बम्बई के सारे टोल बूथ के खिलाफ हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी या नहीं की थी? की थी कि भाई इस टोल को बंद कर देना चाहिए, मगर हाई कोर्ट ने और सुप्रीम कोर्ट ने उनको नकार दिया था, बोले नहीं हम नहीं हटा सकते क्योंकि उनका करार है। मगर एकनाथ जी शिंदे साहब ने और हमारे अजित दादा पवार साहब ने मिल करके आज से 2 महीने पहले उसको हटाया या नहीं हटाया? तो जब वो उसको हटा सकते जहाँ का कलेक्शन मैं समझता हूँ कि कम से कम 100-125 करोड़ रुपया महाना है, एवरी मंथ 100-125 करोड़ रुपया लिया जा रहा था। 5 टोल बूथ हैं, मुलुंड चेक नाके पे, LBS मार्ग के ऊपर, वसई विडार के अंदर, हमारे मुलुंड चेक नाके पे और हमारे वाशी के अंदर से 5 टोल बूथ है। 5 टोल बूथ को बंद कर दिया गया लाइट व्हीकल्स के लिए। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे लिए। तो वैसे ही टोरेंट के लिए हमें पता है कि उस टोरेंट को के करार को कैंसिल करने में हमें 500 करोड़ रुपए का घाटा हो सकता है इस सरकार को, मगर वो 500 करोड़ का घाटा हम सहेंगे, चलेगा हमको। मगर ये कलवा, मुमरा और दीवा की जो लोक संख्या है, यहाँ की जो जनता है, उनको रिलीफ देना हमारे लिए हम उसके लिए तत्पर बैठे हैं। और हम ये वादा करते हैं कि इलेक्शंस के बाद में हमारी सरकार आते ही नजीब मुल्ला साहब के इलेक्शन जीतने के फौरन बाद हम सबसे पहला काम करेंगे, टोरेंट को यहाँ से भगा करके हम दम लेंगे इंशाल्लाह। हमने आपसे एक मुद्दे की और बात की थी विकास के बारे में कि मुमरा में काफ़ी विकास हुआ है, लेकिन वो विकास राजू अंसारी साहब को नज़र क्यों नहीं आता? जी, तो ये तो मेरे लिए बहुत हंसने की बात है और बड़े हास्यास्पद है ये कि हमारे मुमरा कौसा के जो तमाम पत्रकार हैं, मैं उनको आपके माध्यम से ये अपील करके बताना चाहता हूँ कि ठाणे महानगर पालिका एक ऐसी सभा होती है जिसमें सिर्फ नगर सेवक बैठ सकता है। वहाँ कोई आमदार, खासदार, मंत्री, CM कोई नहीं बैठ सकता। सिर्फ नगर सेवक ही उस हाउस के अंदर बैठता है, महासभा के अंदर बैठता है और सारे प्रपोजल को मंजूर करता है। मुझे आप एक बात बताइए कि जो हॉस्पिटल बना है, इस हॉस्पिटल के ऊपर बोर्ड किसका लगा है? स्टेट गवर्नमेंट का लगा है या महानगर पालिका का लगा है? महानगर पालिका। कब्रस्तान जो बना उसके ऊपर बोर्ड किसका लगा है? वो तो विवाद में था, अभी तो DP उसमें प्लान में आ भी गया है। महानगर पालिका ने उस कब्रस्तान को बनाया, महानगर पालिका का बोर्ड लगाया कि इसके सौजन्य से, महानगर पालिका के सौजन्य से वहाँ पे मिट्टी की भरनी की गई और बाउंड्री वॉल की। वो बात अलग है कि उसको काम करने का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो किस दलाल ने किया और किस दलाल का बॉस उसके अंदर शामिल है। तीसरी बात, स्टेडियम जो हमने मौलाना अबुल कलाम आज़ाद स्टेडियम बनाया,
उसके ऊपर तख्ती आप जाके देख लीजिए, भले शरद पवार साहब ने ओपनिंग की है उसकी, मगर वहाँ पर लिखा है कि इसको जो बनाया गया उसका सारा पैसा जो है महानगर पालिका ने दिया। आप मित्तल का रोड दे सकते हैं, जैसे अभी आपने कहा कि ट्रैफिक का मुद्दे को उस मित्तल के रोड से कुछ ना कुछ राहत मिली है, तो वो मित्तल का रोड जो है वो कंस्ट्रक्टेड टीडीआर के अंदर उस इलाके के लैंडलॉर्ड मित्तल ने बना करके दिया है, और 140 करोड़ रुपए के अंदर वो रोड बनाया गया है। मुझको लगता है कि इसमें सोने की ईंट लगाई गई, शायद इसकी वजह से बनाया गया, और उसका भी सारा पैसा जो है महानगर पालिका ने दिया है टीडीआर की शक्ल के अंदर। तो ये हमारे मुमरा कौसा के लोगों को समझने की ज़रूरत है कि हमारा हॉस्पिटल, हमारा स्कूल, हमारे स्टेडियम, हमारा एसटीपी, हमारा डीपी रोड्स, हमारे जितने भी काम हैं, चाहे नाला हो, चाहे वो एनडीपी के नाले हो, चाहे वो गटर हो, इनको किसने बनाया? इसको महानगर पालिका ने बनाया। और महानगर पालिका के अंदर सिर्फ और सिर्फ नगर सेवक बैठता, तो ये नगर सेवकों के देने, चाहे वो राजन किनी साहब हो, चाहे वो यासीन कुरैशी साहब हो, चाहे वो विश्व भगत साहब हो, चाहे वो सिराज जोंगरे साहब हो, चाहे वो जफर नमानी हो, चाहे हफीज़ा नाइक हो, चाहे वो अश्विन राउत हो, चाहे वो मिराज खान हो, चाहे मेरे घर के लोग हों, चाहे वो हीरा पाटिल हो, ये जो 23 नगर सेवक मुमरा कौसा के, ये इनकी ताकत की वजह से ये विकास हुआ है। हम विकास के खिलाफ नहीं, हम इसके खिलाफ हैं। ये लोगों ने समझने की ज़रूरत है कि बावड़ी अच्छी जगह है तैरने के लिए या समंदर है अच्छी जगह तैरने के लिए। आप बावड़ी में तैरना पसंद करो या समंदर में तैरना पसंद करो? अगर आप अच्छे तैराक हैं तो आपको बड़ी फील्ड चाहिए तैरने के लिए, आपको समंदर चाहिए। हमारी महानगर पालिका सिर्फ 5,000 करोड़ की सालाना बजट है हमारा, मगर जिनको हमने चुन करके दिया असेंबली के अंदर, उस असेंबली का सालाना बजट जो है वो 6 लाख करोड़ का है। तो क्या ये हमारे आमदार साहब को हमने इसके लिए चुन के दिया था कि वो महानगर पालिका के पैसे के ऊपर अपना दम दिखाएं, नानी के माल के ऊपर दादी का फातिया कराएं? नहीं, हमने उसको इनके लिए चुन के दिया था कि वो सीएम के साथ में बैठते हैं हाउस के अंदर, वो फाइनेंस मिनिस्टर के साथ में बैठते हैं हाउस के अंदर, वो होम मिनिस्टर के साथ में बैठते हैं हाउस के अंदर, वो अलग अलग मंत्रियों के साथ में बैठते हैं हाउस के अंदर। तो वो वहां से पैसा ला करके मुमरा कौसा के अंदर तकरीबन सालाना 2,000 करोड़ रुपया वो ला सकते थे, और ला करके मुमरा कौसा का इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप कर सकते थे, चाहे वो कोस्टल रोड की शक्ल में हो, चाहे मुमरा का लंबा फ्लाईओवर की शक्ल में हो, चाहे मुमरा के अंदर अच्छी अच्छी जगहों पर स्कूल बनाने की शक्ल में हो, चाहे मुमरा कौसा के अंदर हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट खोलने की शक्ल में हो, चाहे मुमरा कौसा के अंदर गर्ल्स कॉलेज चालू करने की शक्ल में हो, चाहे गर्ल्स हॉस्टल की शक्ल में हो, चाहे वो हज हाउस की शक्ल में हो, चाहे वो स्लाउटर हाउस की शक्ल में हो। ये सब बड़े बड़े काम थे जिसके लिए 100 करोड़ 200 करोड़ रुपया लगता है। तो ये पैसा हमारी महानगर पालिका इतना नहीं दे सकते थे हमारे मुमरा कौसा के लिए, तभी हमने आमदार चुन के दिया। हमने ये चाहा कि 15 साल के अंदर ये लेकर आते, मगर आप ये जानकारी के लिए बता दो, आप राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के जरिए पता कर सकते हैं कि मुमरा कौसा में पिछले 15 सालों के अंदर इस आमदार ने सिर्फ 115 करोड़ रुपया लाया। तो उससे अच्छे तो हम हैं कि जब 30 मई 2022 को सरकार गिरी और एकनाथ जी शिंदे साहब की सरकार बनी, तो मैंने मुमरा के अंदर 120-122 करोड़ रुपये लेकर के आ गया। और उसके बाद में हमारे नजीब मुल्ला साहब जब 6 महीने पहले उन्होंने इरादा किया कि मुमरा से वो इलेक्शन लड़ने वाले हैं, तो उन्होंने 181 करोड़ रुपये मुमरा के लिए स्टेट गवर्नमेंट से लेकर के आ गया। तो हम तो आपसे कहीं बड़े हैं फिर, कि वो 6 महीने में 181 करोड़ ले आता है और मैं 1.5 साल के अंदर मैं 122 करोड़ रुपये लेकर के आ जाता हूँ। तो हम तो आपसे ज़्यादा ताकतवर हुए फिर। तो यही मेरा मुमरा के लोगों से कहना है कि एक ऐसे शख्स को आपने चुन के दिया है कि जो करता कुछ भी नहीं है, बोलता बहुत कुछ है। तो हमें करनी और कथनी में फ़र्क समझना पड़ेगा कि उसकी करनी क्या है और उसकी कथनी क्या है। कथा तो बहुत सारी सुना देते हैं वो, अभी आपको बताएंगे कि भाई वो सामने वाले बीजेपी के साथ के लोग हैं, वो फलाने हैं, वो धमाके हैं, वो CNRC लेकर आ जाएंगे, वो हमारे मस्जिदों को तोड़ देंगे, फलाना कर देंगे। मैं आपको फिर बोलता हूँ कि इस इलेक्शन के बाद में पोस्ट पोल अलायंस होगा, और उस पोस्ट पोल अलायंस के अंदर कांग्रेस को छोड़ करके कोई भी पार्टी बीजेपी के साथ में जा सकती है, चारों पार्टियों में से, चाहे वो शरद पवार साहब की पार्टी हो, चाहे वो उद्धव साहब की पार्टी हो, चाहे वो अजित पवार साहब की पार्टी हो, चाहे वो एकनाथ जी शिंदे साहब की पार्टी हो। ये तो दो है ही उनके साथ में, मगर बाकी के जो दो अपने को सेक्युलर कह रहे हैं ना, इलेक्शन के बाद में कहीं भी जा सकते हैं। तो ये हमारे लोगों को समझने की ज़रूरत है कि पोस्ट पोल अलायंस होगा, और किसी के ऊपर भी भरोसा ना करें। मुसलमानों का कोई हमदर्द नहीं है। अगर आपको ऐसा लगता है कि नजीब मुल्ला अच्छा शख्स है, अच्छा मुसलमान है, अच्छा दीनदार आदमी है, नमाजी और परहेजगार है, तो उसको वोट देने की कोशिश कीजिए। और मैं ये समझता हूँ जिस तरीके से कलवा के हिंदू भाई हमारे जो हैं वो उसको भर भर के वोट दे रहे हैं, हम कम से कम 20,000 की लीड लेकर के आएंगे कलवा से, 20,000 की लीड। तो अगर मुमरा के मुसलमानों ने अगर हमारा साथ दे दिया तो मैं ये समझता हूँ कि हम 30 से 40,000 वोट से आराम से जीत जाएंगे इंशाल्लाह। तो यही मैं अपील आपके माध्यम से करना चाहता हूँ। ये थे राजू अंसारी साहब, जिन्होंने बड़ी बेबाकी से हमारे सभी सवालों का जवाब दिया, और ये उम्मीद करते हैं कि नजीब मुल्ला जो आने वाले इलेक्शन में अगले आमदार जो है नजीब मुल्ला होंगे। ये तो अब वक्त आने वाला वक्त ही बताएगा कि जनता किसके साथ जाएगी, ये देखना अभी बाकी है। लेकिन अपने चैनल के माध्यम से हम आपको ये बात ज़रूर कहेंगे कि वोट ज़्यादा से ज़्यादा करने की कोशिश करें, क्योंकि हमारी गिनती, हमारी अक्सरियत वोट के आधार पर ही होगी। NRC और NCR में जब भी बात आएगी तो मुसलमानों का हक और मुसलमानों के वजूद का ऐलान सिर्फ हमारे वोट ही कर सकते हैं। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तादाद ज़्यादा से ज़्यादा वोट देने की कोशिश करें, और तो आप जो भी पार्टी को सपोर्ट करें, जिसको भी सपोर्ट करें, लेकिन बहुत
जिस शख्स को भी आप सपोर्ट करें बहुत सोच समझ के सपोर्ट करें, क्योंकि अगले 5 साल के आपका भविष्य जो है वो आप उनके हाथों में देने वाले हैं, इसलिए बहुत सोच समझ कर अपना वोट डालें। ये थी हमारी आज की खबर। हर तरह की खबरों के लिए देखते रहे रहबर टाइम्स। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें ताकि हमारी हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचे। अस्सलाम।